Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. Today we're going to discuss residential status. As per Income Tax Act, the persons are classified on the basis of legal status into individual, Hindu undivided family, firm, association of persons, body of individuals, or artificial judiciary persons. Now these are all as per legal status. What we are going to discuss today is residential status. A person may be further classified on the basis of residential status into resident in India or a non-resident in India. Now this resident in India is further classified. So resident individuals or Hindu undivided families can be further classified into ordinary resident or not ordinary resident. Now, residential status is to be determined for every previous year as it may change from year to year. It depends upon the number of days a person stays in India during the concerned previous year. In short, ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो हमको ईच एंड एवरी हर एक साल के लिए हमको ये कैलकुलेट करना है फॉर द ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च because this status get changed according to the stay in India during that year. Residential status is different from the citizenship. Indian citizen is different, resident in India is different. An individual may be the citizen of Britain but a resident in India. कोई एक व्यक्ति ब्रिटेन का सिटीजन हो सकता है बट अगर उसका इंडिया में कुछ स्टे है एज पर द कंडीशंस वो इंडिया में रेसिडेंट भी हो सकता है मतलब citizen है ब्रिटेन का but resident in India. Similarly, an Indian citizen may be a non-resident in India. मतलब कोई भारत का नागरिक है इंडियन सिटीजन लेकिन उसका इंडिया में स्टे उतना नहीं है एज पर द कंडीशंस तो हो सकता है कि वो इंडिया में नॉन रेसिडेंट हो मतलब एक फॉरेन सिटीजन इंडिया में रेसिडेंट हो सकता है वैसे इंडियन सिटीजन इंडिया में नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है. Residential status is important in deciding whether the foreign income of a person is taxable or not. किसी व्यक्ति का फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पर. इंडियन इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल होता है बट एज फार एज फॉरेन इनकम इज कंसर्न कि वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पर. तो इन शॉर्ट residential status is to be calculated for every previous year each and every previous year क्योंकि ये डिपेंड करता है उसका स्टे इन इंडिया पर इंडिया में वो कितने दिन है उस साल में तो उस पर डिपेंड करता है. ये सिटीजनशिप से अलग है और तीसरा ये डिसाइड करता है कि आपका फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगा या नहीं होगा. आता है एग्जैक्ट कंडीशंस पर. रेसिडेंट इंडिविजुअल सेक्शन 6 सेक्शन 1 तो हमारा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है. नॉर्मली एन इंडिविजुअल विल बिकम रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही सैटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशंस. हमारा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इन दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन भी पूरा करता है दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक भी कंडीशन अगर पूरा करता है he will become resident in India in any previous year. तो पहला कंडीशन है he is in India during the previous year for a period of 182 days or more. अगर कोई व्यक्ति इंडिया में प्रीवियस ईयर में मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च में अगर उसका स्टे इंडिया में 182 डेज और मोर उससे ज्यादा है तो वो इंडिया में उस साल के लिए उस प्रीवियस ईयर के लिए इंडिया में क्या बन जाएगा रेसिडेंट. और सेकेंड में से ए कंडीशन he is in India for 365 days or more during the 4 years immediately preceding the previous year. मतलब हम लोग जिस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं उसको छोड़कर पिछले 4 साल में उसका स्टे इंडिया में 365 डेज या फिर उससे ज्यादा है. एंड उसके साथ दूसरा कंडीशन अटैच है सेकंड बी
he is in India during the previous year for a period of 60 days or more. मतलब उस प्रीवियस ईयर में जिसके लिए हमारा कैलकुलेशन चल रहा है, उस प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इंडिया में 60 डेज या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए. तो इन शॉर्ट पहला कंडीशन कहता है प्रीवियस ईयर में जिस साल के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उस साल में उसका स्टे अगर इंडिया में 180 डेज या फिर उससे ज्यादा है, he will directly become resident. और प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 4 साल में अगर उसका स्टे इंडिया में 365 डेज या फिर उससे ज्यादा है, एंड प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इंडिया में 60 डेज या फिर उससे ज्यादा है, so in that case that person will become resident. तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे, कोई व्यक्ति अगर पहला कंडीशन पूरा करता है लेकिन दूसरा कंडीशन पूरा नहीं करता है, he will become resident. अगर कोई व्यक्ति पहला कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है लेकिन दूसरे कंडीशन में से दोनों पूरा कर रहा है सब कंडीशंस, in that case he will become resident. अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों पूरा कर रहे हैं, he will become resident. अगर कोई व्यक्ति दोनों ही कंडीशंस पूरे नहीं कर रहा है, मतलब ना तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना तो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, only then he will become non-resident. रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द करंट असेसमेंट ईयर, जिस साल के लिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 2020-21, मतलब जिसका प्रीवियस ईयर होगा 2019-20, तो उस साल के लिए ये लीगल कंडीशंस कैसे अप्लाई होंगे. एन इंडिविजुअल विल बिकम रेसिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर 2019-20, मतलब 1 अप्रैल 2019 to 31 March 2020, that is for the current assessment year 2020-21, if he satisfies any one of the following two basic conditions. हमारा पहला कंडीशन है प्रीवियस ईयर, मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर 2019-20, तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 में अगर उसका स्टे इंडिया में कितना है 182 डेज या फिर उससे ज्यादा है, he will become directly resident in India. Or he is in India for 365 days or more during the period from 1 April 2015 to 31 March 2019. तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है 19-20, उसको छोड़कर पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर, मतलब 15-16, 16-17, 17-18 एंड 18-19, ये 4 साल में अगर उसका स्टे 365 डेज या फिर उससे ज्यादा है, एंड he is in India during the previous year for a period of 60 days or more. हमारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2019 to 31 मार्च 2020, अगर इस साल में उसका स्टे इंडिया में कितना है 60 डेज या फिर उससे ज्यादा है, अगर ये दोनों कंडीशन पूरा होता है सेकंड ए एंड सेकंड बी, then also he can become a resident in India. ओवरऑल इन शॉर्ट, अगर प्रीवियस ईयर 2019-20 में किसी व्यक्ति का स्टे इंडिया में 180 डेज या फिर उससे ज्यादा है, he will directly become resident. अगर नहीं है तो पिछले 4 साल में, प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 4 साल में, मतलब 15-16, 16-17, 17-18 एंड 18-19, ये 4 साल में उसका स्टे इंडिया में 365 डेज या फिर उससे ज्यादा है, एंड प्रीवियस ईयर 2019-20 में उसका स्टे मिनिमम 60 डेज या फिर उससे ज्यादा है, तो ही विल बिकम रेसिडेंट इन इंडिया. देखते कुछ एक्सेप्शंस है. However, a citizen of India or an Indian member of a crew of Indian ship who leaves India in 2019-20, मतलब previous year में, for the purpose of employment becomes a resident only if he stays in India for 182 days or more during the year 2019-20. देखो ध्यान से समझो इस कंडीशन को. अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़कर जा रहा है प्रीवियस ईयर 2019-20, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रीजन क्या होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स सैलरीड जॉब एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रोफेशन वगैरह भी, बिकम्स अ रेसिडेंट ओनली इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज, मतलब उसके लिए वो 60 दिन का कंडीशन लागू नहीं होगा. So he will become resident only if he stays in India is 182 days or more. तो यहाँ पर उसके वो 3 कंडीशंस पूरे होने चाहिए. इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया छोड़कर जाना चाहिए, और इंडिया छोड़कर जाना चाहिए प्रीवियस ईयर में, और वो रीजन होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. तो उसके लिए वो 60 दिन का कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा. इंस्टेड ऑफ द कंडीशन एप्लीकेबल इज ओनली फॉर 182 डेज. सेकंड एक्सेप्शन है अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन.
ऐसा व्यक्ति जिसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स कोई ना कोई इंडिया में पैदा हुए थे। हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, जो आज के तारीख में इंडिया से बाहर रह गया, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, इंडिया में आ रहा है और रीजन है उसका विजिट, in 2019-20 becomes a resident only if he stays in India for 182 days or more during 2019-20। यहाँ पर आपको वो तीन चीजें याद रखनी है, या तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो एट प्रेजेंट इंडिया के बाहर है लेकिन इंडिया में आ रहा है, जो एट प्रेजेंट इंडिया के बाहर है लेकिन इंडिया में आ रहा है, कम्स टू इंडिया एंड द रीजन शुड बी विजिट टू इंडिया। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ही विल बिकम रेसिडेंट ओनली इफ ही स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, मतलब इसके लिए भी वो 60 दिन का कंडीशन लागू नहीं होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं दोनों ये एक्सेप्शन शॉर्ट में। यहाँ पर कौन से तीन चीजें आपको याद रखनी है, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया, लिव्स इंडिया एंड पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीन चीजें अगर सेटिस्फाई होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया छोड़कर जा रहा है और इंडिया छोड़कर जाने का जो रीजन है दैट शुड बी एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड सैलरीड जॉब एज वेल एज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा एक्सेप्शन है सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो एट प्रेजेंट इंडिया के बाहर है लेकिन इंडिया में आ रहा है, कम्स टू इंडिया एंड द रीजन बीइंग विजिट टू इंडिया। तो अगर ये तीन कंडीशंस पूरे हो जाते हैं तो वहां पर 60 दिन का कंडीशन लागू नहीं होता है, इंस्टेड वो इंडिया में रेसिडेंट तभी होगा जब उसका स्टे इंडिया में कितना होगा 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20। non-resident individual as per section 2 subsection 13, non-resident individual as per section 2 subsection 13, a non-resident means a person who is not a resident, एक ऐसा व्यक्ति जो रेसिडेंट नहीं है। तो रेसिडेंट कब नहीं होगा, हमने वो पहले कंडीशंस देखे थे, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ना पहला कंडीशन पूरा हो रहा है ना सेकंड कंडीशन पूरा हो रहा है, तो इन दैट केस दैट पर्सन कैन नॉट बी अ रेसिडेंट, और जो रेसिडेंट नहीं है वो इंडिया में कौन हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। Thus an individual who does not satisfy the test laid down in section 6 subsection 1 is said to be or is called as non-resident, is called as non-resident। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ये दोनों कंडीशंस पूरे नहीं कर रहा है, मतलब उसका स्टे इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज भी नहीं है, 4 साल में उसका स्टे 365 डेज नहीं है, या फिर प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 60 नहीं है, तो यहाँ पर ना पहला कंडीशन पूरा हो रहा है ना सेकंड कंडीशन, दोनों कंप्लीट हो रहा है, मतलब ना फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड ना सेकंड कंडीशन इज फुलफिल्ड। तो पहला कंडीशन भी पूरा नहीं हो रहा है, दूसरा कंडीशन भी पूरा नहीं हो रहा है, तो इंडिया में क्या नहीं होगा, वो रेसिडेंट नहीं होगा, और अगर वो रेसिडेंट नहीं होगा तो वो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट, एक व्यक्ति जो रेसिडेंट नहीं है। नाउ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एंड ordinarily resident individual, section 6 subsection 6 clause A। अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट है तो आगे जाके हमको चेक करना है whether he is ordinarily resident in India or not ordinarily resident in India। A resident individual may be either an ordinary resident or a not ordinary resident। पहली बात तो वो रेसिडेंट होना चाहिए, अगर वो रेसिडेंट होगा तो ही हम लोग ये कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति नॉन रेसिडेंट है तो ये सारी कंडीशंस हमको चेक नहीं करने हैं। फिर से एक बार, अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट है एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 तो ही आगे जाके हमको ये चेक करना है whether he is ordinary resident or a not ordinary resident। Now every resident individual is treated as an ordinary resident if, हर एक रेसिडेंट व्यक्ति ordinary resident हो सकता है if he has been a resident in India for at least 2 out of 10 years immediately preceding the previous year, that is for the period from 1st April 2009 to 31st March 2019। तो प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 10 साल में, प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 10 साल में वो इंडिया में कम से कम 2 बार
इंडिया में क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। पिछले 10 साल में, प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 10 साल में कम से कम 2 बार, मिनिमम 2 टाइम्स ही शुड बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। वो 10 साल कहाँ से गिनेंगे, 2009, 10, 10, 11, 11, 12 से लेके 18, 19 तक। सो 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012 से लेके 2018, 19, प्रीवियस ईयर जो है 19, 20 उसको छोड़कर। दूसरा, he has been physically present in India for 730 days or more during the 7 years immediately preceding the previous year. That is for the period from 1st April 2012 to 31st March 2019. तो प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 7 साल में उसका स्टे इंडिया में कितना होना चाहिए, 730 डेज और मोर। अब ये 7 साल कहाँ से काउंट करेंगे, तो 1 अप्रैल 2012 मतलब पहला साल होगा 2012, 13, 13, 14, 14, 15 से लेके 18, 19 तक। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कंडीशंस एक बार फिर से देखते हैं। कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है अगर प्रीवियस ईयर, पहला कंडीशन, अगर प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 10 साल में वो कम से कम 2 बार या फिर उससे ज्यादा रेसिडेंट है, और पिछले 7 साल में, प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 7 साल में उसका स्टे इंडिया में 730 डेज या फिर उससे ज्यादा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, देखो बीच में कंजंक्शन जो एंड है, तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ये दोनों पूरा कर रहा है, इन दैट केस दैट रेसिडेंट इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। तो क्या होगा इन शॉर्ट, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता है लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सेकंड कंडीशन हो रहा है, अगेन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ना पहला कंडीशन पूरा हो रहा है ना सेकंड कंडीशन पूरा हो रहा है, अगेन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो फर्स्ट कंडीशन पूरा हो रहा है और सेकंड कंडीशन पूरा हो रहा है, then only he will become ordinary resident in India. Now we will discuss residential status of HUF firm or association of persons, section 6 subsection 2. Residential status of Hindu undivided family, partnership firms or association of persons. अगर उनका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पूरा, फुल्ली और इवन पार्टली इन इंडिया, पूरा का पूरा इंडिया में है या फिर थोड़ा भी इंडिया में है, इन दैट केस दे विल बिकम रेसिडेंट इन इंडिया। अगर इनका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पूरा का पूरा इंडिया से बाहर है, इन दैट केस दैट विल बिकम नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, दैट विल बिकम नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। Not ordinary resident, applicable only for Hindu undivided families, section 6 subsection 6 clause B. Residential status of manager, that is कर्ता। तो अगर कर्ता का स्टेटस HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता का स्टेटस अगर इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो HUF भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। If कर्ता is not ordinary resident, in that case HUF also not ordinary resident in India. In short, HUF जिसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कर्ता के पास है, पार्टनरशिप फर्म जिनका कंट्रोल जो है वो किसके पास है, पार्टनर्स के पास है, एक्टिव पार्टनर्स और पार्टनर्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो इनका जो कंट्रोलिंग पावर है, अगर वो पूरी तरह से 100% अगर इंडिया के बाहर है तो ही ये नॉन रेसिडेंट होगा, अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस इट विल बी रेसिडेंट इन इंडिया। और सिर्फ HUF के लिए जो लागू होता है कि HUF में अगर कर्ता ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो HUF भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, और अगर कर्ता का स्टेटस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो HUF का स्टेटस भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही होगा। As far as company is concerned, for company residential status of a company, section 6 subsection 3, if it is an Indian company it is always a resident in India। तो इंडियन कंपनी हमेशा इंडिया में रेसिडेंट ही होगी, इंडियन कंपनी हमेशा इंडिया में रेसिडेंट ही होगी। फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, फॉरेन कंपनी का अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पूरी तरह से इंडिया में है, होली इन इंडिया, 100% अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो इन दैट केस इट बिकम्स रेसिडेंट इन इंडिया। इन ऑल अदर केसेस इट बिकम्स नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। तो कंपनी के लिए शॉर्टकट में क्या हुआ
कि अगर वो इंडियन कंपनी है तो स्टेटस विल बी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। अगर फॉरेन कंपनी है तो हमको देखना है कि उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये जो है वो पूरी तरह से इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं, होली इन इंडिया, तो इंडिया में रेसिडेंट। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस मतलब पार्टली या फिर पूरा का पूरा बाहर ही है इंडिया से, सो इन दैट केस कंपनी विल बिकम नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। Now, residential status of every other person, section 6 subsection 4, that is local authority, artificial judiciary persons etc. तो उनका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल if it is wholly outside India, पूरी तरह से इंडिया के बाहर है, 100% outside India, then only they will become non-resident in India. In all other cases, they will become resident in India. अगर उनका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पूरी तरह से 100% इंडिया के बाहर है, then only they will become non-resident in India. In all other cases, they will become resident in India. So now this table shows the position of management control and residence at a glance. अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर persons, HUF firm association of persons, HUF firm association of persons and artificial judiciary person, HUF Hindu Undivided Family Partnership Firms Association of Persons Artificial Judiciary Persons, इनके लिए अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इफ इट इज होली आउटसाइड इंडिया, पूरी तरह से अगर इंडिया के बाहर है, इन दैट केस दे विल बिकम नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। इन ऑल अदर केसेस मतलब अगर उनका कंट्रोल इंडिया में है या फिर थोड़ा भी कंट्रोल इंडिया में है, होली इंडिया और पार्टली इन इंडिया, इन दैट केस दे विल बिकम रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब HUF firm association of persons and artificial judiciary person will become non-resident in India only if their management and control is wholly outside India, 100% outside India. Otherwise, in all other cases, they become resident in India. As far as Indian company is concerned, it has nothing to do with the management and control. Indian company is always a resident in India. As far as Indian company is concerned, it is always a resident in India. It has got nothing to do with the management and control. As far as foreign company is concerned, foreign company, it will become resident in India only if its management and control is wholly in India. और फॉरेन कंपनी का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल 100% इंडिया में है तो ही वो इंडिया में रेसिडेंट होगी। इन ऑल अदर केसेस इट विल बिकम नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। होप आपको ये सारे कंडीशंस, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल, HUF फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस के लिए समझ में आए होंगे। इन एग्जाम यू विल गेट क्वेश्चन only on individuals, and as far as for the rest of the things you may get questions in objectives. Thanks. अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।